क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न फार्मिंग मेथड को लेकर के कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड होता क्या है। देखिए, टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखिए, दूसरा जो हमारा था मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ये क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन में इन 1960s ग्रीन रिवोल्यूशन आया था हमारे देश के अंदर में। इससे पहले जो है वो ट्रेडिशनली खेती होती थी, हमारे यहाँ पर फार्मिंग होती थी। ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होती थी कि जो इस साल का सीड होता था, इस साल का जो क्रॉप्स हुआ, मान लो मक्का हुआ, उस मक्के का जो भुट्टा होगा उसमें जो दाने होंगे उसको फिर क्या किया जाएगा, रख दिया जाएगा। फिर अगले साल फिर उसी दाने को, उसी सीड्स को जो है वो लगाया जाता था, जिससे प्रोडक्टिविटी काफी कम हुआ करती थी। और इसके लिए वो फर्टिलाइजर के लिए काउडंग वगैरह जो होते हैं गांव में, है ना, वो सारे फर्टिलाइजर्स का वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में प्रोडक्शन काफी कम होता था, लेकिन वहां पर क्या होता था, इरिगेशन काफी कम होता था, पानी इतनी ज्यादा उसमें आवश्यक नहीं होती थी। लेकिन जब क्या हुआ, भारत जो है पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा बढ़ रही थी, तो हमें अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए, अपने देशवासियों को खाना खिलाने के लिए हमें बाहर से जो है इंपोर्ट करके अनाज लाना पड़ता था। दूसरे कंट्रियों से, अमेरिका जैसे कंट्री से जब हम उस समय अनाज लाते थे, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में भी एक बार लाया गया था, तो उस समय वो क्या करते थे, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे सामने बहुत सारा शर्त रखा करते थे कि आप अपने जो रुपीस हैं, करेंसी है, उसकी वैल्यू को कम कीजिए, या अदर कोई एग्रीमेंट करवाना होता था तो वो हमसे उस समय शर्त रख देते थे करवाने के लिए। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी सोवरेनिटी को हमारी सोवरेनिटी हट होती थी उसके सामने, हमें अपनी जरूरतों के लिए किसी की दूसरे के सामने झुकना पड़ता था। तो भारत ने सोचा, क्यों नहीं, हमारी इतनी बड़ी कंट्री है और इतने हम लोग मेहनती लोग हैं, क्यों नहीं हम क्या करें, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है, एमएस स्वामीनाथन उस समय हेड थे। ग्रीन रिवोल्यूशन 1960s में आया था एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में। इसके अंदर में क्या होता था, मॉडर्न फार्मिंग किया जाता था। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या होता था कि पहले जहाँ ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग करते थे, अब हम लोग हाई यील्ड वैरायटी 6 का उसमें इस्तेमाल करने लगे। और आपको पता ही है कि हाई यील्ड वैरायटी 6 के लिए 3 चीजें काफी जरूरत होती है। अगर हाई यील्ड वैरायटी 6 जो है उसमें आपको प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए और सारी चीजें चाहिए। नंबर 1 क्या चाहिए हमें, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी चाहिए खेतों के अंदर में, है ना। तो पानी की कोई कमी आपके लैंड पर नहीं होना चाहिए, हाई यील्ड वैरायटी 6 में पहली जो शर्त है। दूसरी शर्त है कि इसमें आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। ये पौधों को जो है, जो प्लांट होंगे आएंगे आपके उस हाई यील्ड वैरायटी 6 से, उसको समय समय पर फर्टिलाइजर्स जो है वो चाहिए ग्रो करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। ओके। नंबर 3 पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स की काफी जरूरत होगी। हाई यील्ड वैरायटी 6 जो होंगे उसमें बहुत सारे जो है पेस्ट लगते हैं, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए जो है आपको पेस्टिसाइड्स का समय समय पर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका जो है बेस्ट रिजल्ट, ये हाई यील्ड वैरायटी 6 से आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंदर में हाई यील्ड वैरायटी 6 जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हमको क्या, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, इरिगेशन चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, और जब बड़े स्केल पर इस तरह से फार्मिंग की जाएगी तो उसमें हमको फार्म मशीनिंग भी चाहिए। तो इस तरह से सारी चीजों को कंबाइन करके हाई यील्ड वैरायटी 6, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स और फार्म मशीन्स को इस्तेमाल करके जब साइंटिफिक वे में हम लोग खेती करते हैं, तो इसे ही हम लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड कहते हैं। और यही हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ करके 1960 से मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंडिया के अंदर में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया और इसको शुरू किया। और भारत जो है आने वाले 5-6 सालों के अंदर ही, है ना, लेट 1960s में हुआ था, 1965-66 के आसपास हुआ था, है ना, 65-66 के बीच में हुआ था। तो आप कह सकते हो लेट 1960s, 1960 से का जो दशक था उसके अंतिम समय में ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो भारत के अंदर में आया था। ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हाई यील्ड वैरायटी 6 के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट है लॉसेस ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन जो हमारे यहाँ पर आया, या मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया, इसकी वजह से क्या क्या लॉसेस जो है वो हुए, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके हुए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बड़े ही शॉर्ट एंड स्वीट में समझें तो जो पहला कारण था वो था लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी।
फर्टिलिटी और दूसरा कारण था डिप्रेशन ऑफ द वाटर टेबल। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी कैसे हुआ? देखिए पहले ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या करते थे हम लोग, ट्रेडिशनल जो है खाद का इस्तेमाल किया करते थे हम लोग, है ना। तो जबकि अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी ज्यादा जो है फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो जब ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आया पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, है ना, जिन जगहों पर पहले ये आया, तो जहां जहां पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हो रहे थे तो फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर के तुरंत जो है वो क्या करते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं हमारे प्लांट के लिए, ताकि वो ग्रो कर सके, उसमें बूस्टिंग आ सके, वो बूस्ट हो सके, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो वाटर में मिलने के बाद जब वो सॉइल के साथ मिलते हैं तो वो हार्मफुल होते हैं बैक्टीरिया के लिए। तो वहां पर बैक्टीरिया जो है काफी ज्यादा उनकी डेथ हो जाती है। और आपको पता है बैक्टीरिया जो क्या करता है, वो डिकम्पोज करके चीजों को, है ना, अर्थवॉर्म के बारे में आपने सुना है ना, तो वो फार्मर्स ऑफ फ्रेंड कहलाते हैं क्योंकि वो डिकम्पोज करते हैं चीजों को, है ना। तो बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज करते हैं चीजों को, और यहाँ पर बैक्टीरिया की कमी होने की वजह से सॉइल की सॉइल का फर्टिलिटी साल दर साल हर साल फ्रेश होता जाता था, सॉइल की फर्टिलिटी हर साल बनी रहती थी, वो बैक्टीरिया जो है वो फिनिश हो जाने की वजह से नेक्स्ट अब ये क्या होगा, अगले साल को सॉइल फर्टिलिटी जो इस साल है वो उतनी अगले साल नहीं रहेगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पंजाब और हरियाणा जैसे केसेस में, पंजाब जैसे इसमें जब स्टडी हुआ उसमें रिपोर्ट निकल कर आई कि पंजाब के अंदर में अत्यधिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से वहां पर सॉइल फर्टिलिटी जो है वो फिनिश हो जाती है, जिसके कारण क्या हुआ कि अभी जो इस साल का सॉइल का क्वालिटी था वो अगले साल उस क्वालिटी का नहीं रहेगा। उसमें मतलब जितना इस बार प्रोडक्शन हुआ, जितनी हमने फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके जितने खर्च में इस साल हमने उतना प्रोडक्शन पाया, सपोज 1000 क्विंटल हमने प्रोडक्शन पाया, तो अगले साल अगर हमको 1000 क्विंटल प्रोडक्शन पाना है तो इतने फाइनेंस में नहीं हो पाएगा, हमें और ज्यादा फर्टिलाइजर्स उसमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है। साथ ही साथ इसके क्या हुआ कि आने वाले समय में और जब समय बीतता गया तो क्या हुआ कि उसकी जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो साल दर साल वहां पर जो है वो बढ़ती चली गई। जबकि आपको पता है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा था उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, प्राइस नहीं बढ़ रहे थे, तो ये एडिशनल बर्डन था फार्मर के ऊपर, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के ऊपर में। तो ये सारे जो है कॉन्सिक्वेंसेस थे। नेक्स्ट है डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल। आपको पता है यहाँ पर देखिए आईएल प्रैक्टिस 6 के लिए जो है आपको प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, तो क्या हुआ कि कैनल्स उतने ज्यादा बना करके खेतों तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं था, तो क्या किया गया, इलेक्ट्रिसिटी से जब आया तो ट्यूबवेल्स जो है लगाए गए जिससे जमीन के अंदर वाटर टेबल जो है हमारा, है ना, जिस पानी को हम लोग ट्यूबवेल से पीते हैं, निकालते हैं और पीते हैं जमीन के अंदर से, उसमें क्या हुआ बोरिंग डाल के, आज भी गांव में इस तरह की चीजें होती है क्योंकि उनके पास नहर की फैसिलिटी नहीं है, अगर उनको खेती करना है तो उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हाईएल वैरायटी 6 में क्या हुआ कि नीचे से जो पानी निकाला गया है ना, तो वाटर टेबल क्या हुआ, कम होने लगा, जिससे आप अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि जमीन के अंदर का पानी जो है वो खत्म हो गया है, ट्यूबवेल में पानी आ नहीं रहा है, टैंकर से पानी आते हैं। तब आज भी हरियाणा के लोग जो है टैंकरों पर डिपेंड करते हैं एक बूंद पानी के लिए, क्योंकि आसपास के नदी सूखे पड़े हैं और वाटर टेबल बिल्कुल फुल्ली फिनिश हो चुका है। तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम था ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये सारे जो है वो प्रॉब्लम्स है ना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मर, है ना। टाइप्स ऑफ फार्मर की अगर हम लोग बात करें, यानी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडिया के अंदर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, उसके आधार पर अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ फार्मर की, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन है मार्जिनल फार्मर, सेकंड स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर, बिग फार्मर। अब सवाल ये उठता है कि मार्जिनल फार्मर कहते किसे हैं? ऐसे फार्मर जिसके पास 1 हेक्टेयर तक की लैंड है, अप टू 1 हेक्टेयर, मार्जिनल फार्मर अप टू 1 हेक्टेयर, स्मॉल फार्मर 1 to 2 हेक्टेयर, मीडियम फार्मर 2 to 4 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर की लैंड अगर किसी फार्मर के पास है तो वो मीडियम फार्मर कहलाएंगे, है ना। बिग फार्मर ऐसे फार्मर होते हैं जिसके पास 4 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड जो है उनके पास होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए जो पूरा ओवरऑल लैंड है इंडिया के अंदर में हमारे पास कल्टीवेशन के लिए और फार्मर्स कितने हैं उस ग्राफ को अगर देखें, यहाँ से आप एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये देखिए ये वाला जो फर्स्ट पाई चार्ट है ये लैंड के लिए, लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज लैंड को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज फार्मर को, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला जो है इसमें आप देखोगे कि जो 64% लैंड है वो ओनली इंडिया के अंदर में 20% फार्मर के पास है, यानी इंडिया के अंदर में, हमारे देश के अंदर में 64% लैंड
20% फार्मर के पास हैं और बाकी जो है 80% फार्मर को 36% लैंड पर गुजर बसर कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब 80% इंडियन फार्मर के पास ओनली 36% लैंड है तो आप इमेजिन कर सकते हो एक फार्मर के पास कितनी कम लैंड है ना, 1 हेक्टेयर की, हाफ हेक्टेयर की, है ना, 1.5 हेक्टेयर की, इस तरह के किसान आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग एवरेज लैंड होल्डिंग साइज देखें भारत के अंदर में, यानी एक किसान के पास कितनी लैंड है, एवरेज लैंड होल्डिंग साइज देखें तो 1.1 हेक्टेयर का जो है एवरेज लैंड होल्डिंग साइज निकल करके आता है। ये इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि एक जो स्टोरी इसमें आपका दिया हुआ है कि किसी, मान लीजिए आपके पेरेंट्स के पास, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास, है ना, उसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास जो है 6 हेक्टेयर लैंड थे। फिर आपके पापा जो हैं वो 3 ब्रदर्स थे, तो फिर क्या हुआ, 2 हेक्टेयर करके सब में डिवाइड हो गया, है ना, यानी आपके पापा के पास अब 2 हेक्टेयर लैंड आ चुका है। आप समझ लो अगर आप यहाँ पर जो है 2 भाई हो, 2 ब्रदर्स हो या 4 ब्रदर्स हो, तो मान लो कि अगर आप 4 ब्रदर्स हो तो आपके पास क्या होगा कि हाफ हेक्टेयर के हर एक भाई के पास आपके पास लैंड होगा। तो क्या आधे हेक्टेयर लैंड पर, हाफ हेक्टेयर लैंड पर खेती करके आप अपना गुजर बसर कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना, उससे हमारा काम नहीं चलेगा। और इससे क्या होगा कि जब आपके पास जमीनें कम होंगी तो आप वहां पर कोई अपनी ट्रैक्टर या कोई मशीन्स वगैरह नहीं खरीद पाओगे। और अगर रेंट पर भी आप इस तरह से रेंट पर भी अगर ट्रैक्टर मशीन्स लाओगे तो उतने छोटे लैंड के लिए लोग आना, वो मशीन्स वाले लेकर के आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें उतना बेनिफिट होता नहीं है उसका। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो है ओवरऑल जो है प्रोडक्शन वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो ये जो है पूरा सिचुएशन है भारत के बारे में, इंडिया में, कि अपने देश के अंदर में किस तरह से लैंड होल्डिंग साइज था। और जिस ग्रीन रेवोल्यूशन पर हम इतने ज्यादा प्राउड कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, उसके वजह से इतनी ज्यादा जो है लॉसेस हुई, है ना, ये भी हमने यहाँ पर देखा। तो आज वक्त है कि जो फार्मिंग है उसको अब थोड़ा दूसरी तरह से रिवाइव किया जाए। इसके लिए जो है हम लोग और फर्दर जो है इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप क्या करो, इसको फुल्ली जो है 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और इसको जो है आप क्या करो, लिख दो। थैंक यू।